नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। ड्रैगन ने पिछले कुछ घंटों के दौरान कुछ ऐसे आत्मघाती कदम उठाए हैं जिसको देखकर दुनिया दंग रह गई है। दुनिया के सामने जंग जैसी तैयारी का ऐलान जिनपिंग सरेआम कर रहे हैं और ये जहर उगलने के लिए जिनपिंग ने खास जगह को चुना है। पिछले 24 घंटों के दौरान चीन ने अपने सैनिकों को मैसेज दे दिया है कि अब चीन को आत्मघाती कदम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। युद्ध अभ्यास से काम नहीं चलेगा, बल्कि जंग की तैयारी के लिए चीनी सैनिकों को समझाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उससे जुड़े कई सबूत हम आपको दिखाएंगे कि चीन ऐसे कौन कौन से कदम उठा रहा है जिसकी वजह से वो पीएलए का हौसला बढ़ाना चाहता है। अमेरिका, भारत, ताइवान को आंखें दिखाकर चीन किसके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है, इसकी जानकारी देंगे। एक बड़ी अपडेट इस मामले में यह कि एलएसी पर चीन की ड्रोन वाली साजिश सामने आई है। दरअसल ये जानकारी मिल रही है कि चीन हर दिन अपनी हरकतें बढ़ा रहा है। ड्रोन विमानों की फौज, एक साथ 200 ड्रोन विमानों को उड़ाया चीन ने, यह दिखाने के लिए कि वो कितना ताकतवर है। और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे घातक आत्मघाती ड्रोन सैटेलाइट लिस्ट जिन्हें बताया जा रहा है, ये दरअसल इस तरह के हथियार हैं जिनमें मिसाइल लिस्ट जिनको बताया जा रहा है, जिसको एक साथ यानी कि विमानों की पूरी फौज दर्शाने की कोशिश की गई है कि ड्रोन की फौज है चीन के पास जिसका इस्तेमाल वो किसी भी देश के खिलाफ कर सकता है। बाकायदा इसका ट्रायल जब किया गया, परीक्षण जब किया गया, तब जिनपिंग ने सेना की हौसला अफजाई के लिए यह भी कहा कि इस तरह के ड्रोन, इस तरह की ताकत दुनिया के सामने खतरा होगी। चीनी ड्रोन के अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा होने के दावे हैं, बल्कि यह भी कि एक साथ 48 आत्मघाती ड्रोन उड़ा सकता है चीन। इस तरह के लॉन्चर उसने तैयार कर लिए हैं जो न सिर्फ हेलीकॉप्टर, जमीन पर कहीं भी सेटल किए जा सकते हैं। चीन के ट्यूबलर लॉन्चर के अंदर 48 ड्रोन आ सकते हैं। ये जो तस्वीर है ये उसी परीक्षण की है, उसी ड्रोन की है जो आप देख रहे हैं। चीन किस तरह के कदम उठा रहा है, किस तरह की तैयारी कर रहा है। आए दिन इस तरह के वीडियो सामने आते हैं जो बताते हैं कि चीन दरअसल चुप नहीं बैठने वाला। उसने दुनिया के कई देशों को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। और जो ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं, एक साथ बड़ी तादाद में ड्रोन यानी कि पूरी फौज एक साथ उड़ाने की तैयारी चीन की तरफ से की गई है। उसी से जुड़ी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये परीक्षण हुआ तो कैसा नजारा था। चीन ने इससे पहले भी दावा किया था कि उसके पास ड्रोन वाली फौज है जिसके जरिए वो अलग अलग दुनिया के हिस्सों तक पहुंचकर इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल हमले के रूप में कर सकता है। लेकिन ये कितना घातक ड्रोन है इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। फिलहाल तो ड्रोन विमानों की फौज आप इसे कह सकते हैं, 200 की तादाद में ये फौज बताई जा रही है विमानों की जो चीन ने तैयार की है। इसका परीक्षण चीन कर चुका है और दावा है कि इसी घातक ड्रोन से वो दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर हमला करने की तैयारी कर सकता है। यानी दुनिया को धमकी देने वाला चीन कुछ ऐसी तैयारियां कर रहा है जिसके मद्देनजर उसको लगता है कि आने वाले दिनों में सैनिकों की जरूरत शायद ना पड़े युद्ध के लिए। इन्हीं ड्रोन के जरिए आत्मघाती ड्रोन हैं क्या चीन के, देखिए जंग की तैयारी कर रहे चीन ने विस्फोटक से लैस आत्मघाती ड्रोन उड़ाए हैं। लॉन्चर के अंदर ये रहते हैं, इशारा करते ही दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। लॉन्चर को हल्के वाहन, हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जा सकता है। बल्कि इसकी खूबी यह भी है कि चीन के ड्रोन से दुनिया भर की सेनाओं के सामने जंग का खतरा पैदा हो गया है। इतना खतरनाक है ये। पिछले महीने ड्रोन का सफल परीक्षण चीन ने किया, लेकिन अब देखिए 2017 में 120 छोटे ड्रोन को एक साथ उसने उड़ाकर कामयाबी हासिल की थी। चीन ने 200 विमानों को एक साथ उड़ाकर ड्रोन वाले बड़ा कारनामा करके दिखाया है। आत्मघाती ड्रोन का नाम है CH-901। जो ताजा खबर है उसमें ड्रोन में टारगेट की पहचान के लिए सेंसर लगा है। साथ ही साथ चीन के ट्यूबलर लॉन्चर के अंदर 48 ड्रोन है। जरूरत पड़ने पर एक साथ इन्हें छोड़ा जा सकता है। बल्कि ड्रोन के लॉन्चर को जंगी जहाज, जमीन पर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ड्रोन विमानों के झुंड को रोक पाना किसी भी देश के एयर डिफेंस के लिए काफी मुश्किल होता है। इसीलिए चीन की नजर ऐसे ड्रोन पर है, ऐसे विमानों पर है, ऐसी फौज पर है जिसका कोई तोड़ ना निकाल पाए, जिसके सामने दुनिया के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। एक और बड़ी अपडेट यह है कि एलएसी पर पीएलए की ठंड से हालत खराब होने लगी है। अभी सर्दियों की शुरुआत है, अभी और ज्यादा पारा गिरना है, लेकिन पीएलए की टुकड़ियों की अदला बदली शुरू हो गई है। बीमार हो रहे हैं चीन के सैनिक। खबर है कि बड़ी तादाद में ऐसे बीमार सैनिकों को हटाया जाएगा। अक्टूबर की हालत कितनी खराब है अभी तक सोचिए। अभी नवंबर दिसंबर की सर्दी देखना बाकी है। भारतीय सेना एलएसी के ऊंचाई पर है और चीन जहां पर है
वहीं पर बीमार पड़ने लगी है चीन की सेना। चीन की सेना कुछ ऐसे सैनिक हैं जिनको वापस भेजा गया है, नए बुलाए गए हैं, लेकिन ये अदला बदली कब तक चलेगी? बैरक के अंदर छिपकर बैठने वाले पीएलए के सैनिक बीमार होने लग गए हैं। पूर्वी लद्दाख से खबर है कि लंबे समय तक रुकने का ख्वाब देखने वाली चीनी सेना को झटका लगा है। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सेना को नुकसान होने की खबर है। जानकारी ये भी इस समय है कि पिछले हफ्ते चीनी सैनिकों को निकाले जाते देखा गया। कहा गया कि वहां पीएलए के सैनिकों की जान भी गई है। इस इलाके में रात में अभी से ही ठंड जमा देने वाली हो रही है। अब चीनी सैनिक ठंड झेल नहीं पा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। ऐसे बीमार सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। 15,000 से 16,000 जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर 5,000 चीनी सैनिक हैं। चीन का दावा यह था कि ठंड से निपटने के इंतजाम हैं, बैरक बना दिए गए हैं। पुराने अस्थायी बैरक की जगह नए नए तरीके के बैरक बन रहे हैं। तकनीक की मदद से सैन्य सुविधाओं को तेजी से निर्माण किया जा रहा है चीन की तरफ से, लेकिन हवा निकल गई तमाम दावों की। बैरक का मकसद था युद्ध की तैयारी करना, लेकिन अब जो हालत है चीनी सैनिकों की, ठंड नहीं झेल पा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। अब इन सैनिकों के सहारे जिनपिंग कितनी देर तक गुजारेंगे लद्दाख में समय, यह कहना बहुत मुश्किल है। करिश्मा हमारी सहयोगी न्यूज़रूम से हमारे साथ हैं। करिश्मा, ये तो अंदाजा था, भारतीय सैनिकों को भी था, दुनिया के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे कि लद्दाख में आ जाना आसान है, लेकिन यहां टिके रहना बहुत मुश्किल है। उसका ट्रेलर शुरू हो गया है, चीन के सैनिक बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पे, क्योंकि हमारे देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि हमारे देश के जो सैनिकों के हौसले होते हैं वो काफी बुलंद होते हैं। और चीन के लिए अगर सबसे बड़ा लूप होल देखा जाए तो यही होता है कि सर्दियों में चीन के सैनिक लद्दाख में टिक नहीं पाते, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से सर्दी होती है चीन के सैनिक वैसे ही वहां से भागना शुरू कर देते हैं। और जिस तरीके से प्रियंका पिछले कुछ समय से लगातार चीन एक तरफ बात करने की लगातार मीटिंग चल रही है, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी बात का कोई हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा था कि यह कहीं ना कहीं चीन की एक चाल है ताकि वो सर्दियों का टाइम किसी तरीके से निकाल सके, ताकि उसकी जो सेना है उसकी मजबूती गर्मियों में ही होती है, क्योंकि चीन की सेना सर्दियों में लद्दाख में नहीं टिक सकती और उस समय भारत के सैनिकों की मजबूती ज्यादा होती है। और ऐसे में अगर युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है चीन कहीं भी टिक नहीं पाएगा। यही वजह है कि कहा जा रहा था कि लगातार चीन की यह चाल हो सकती है कि वो जो लगातार बातचीत का हवाला दे रहा है कि वो बातचीत से मसले को सुलझाना चाहता है और कहीं ना कहीं वो हल चाहता है, लेकिन इसके पीछे उसकी चाल थी ताकि किसी तरीके से वो सर्दियों का टाइम निकाल सके। और इसकी तस्वीरें अब सामने भी आने लगी है, क्योंकि चीनी सैनिक बीमार होना शुरू हो चुके हैं। साथ ही जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार चीन की हरकतें रही हैं, नापाक हरकतें, जिस तरीके से वो बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, कितने लेवल की मीटिंग हो चुकी, लेकिन इससे जी ऐसी चीजें हैं जो बता रही हैं कि चीन चालाकी भले ही जितनी भी दिखा ले, लेकिन उसको हौसला कैसे बढ़ाना है सैनिकों का वो समझ नहीं आ रहा। जिनपिंग नई नई चाल चल रहे हैं, सैनिकों को बता रहे हैं कि लद्दाख में कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमने बैरक बनाए हैं, लेकिन जो सैनिक वहां पहुंचे हैं वो बैरक की हालत देखकर परेशान है, लद्दाख का मौसम देखकर परेशान है। ये चीनी सैनिक कितने दिन सर्वाइव करेंगे कहना बहुत मुश्किल है। करिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत की तैयारी के आगे चीन के पास सिर्फ धमकी है दिखाने को, इसके अलावा चीन के पास कोई रास्ता नहीं कि लद्दाख में अब आगे क्या किया जाए। नए सैनिक लाकर पुराने सैनिकों से अदला बदली कितने दिन चलेगी, क्योंकि इस मौसम के हिसाब से चीनी सैनिक खुद को नहीं ढाल पा रहे हैं। एक बड़ी अपडेट यह है कि एलएसी पर पीएलए की ठंड की वजह से लगातार हालत खराब हो रही है और हो ये रहा है कि तापमान -20 डिग्री नीचे है इस समय। अभी और ज्यादा तापमान गिरने वाला है और चीन के सैनिकों को आदत नहीं है ऐसी जगह पर रहने की। हालात और भी खराब होंगे। अब पीएलए को तय करना है, चीनी सैनिकों को तय करना है कि क्या जिनपिंग के लिए खुद की जान कुर्बान करनी है। लद्दाख में इस समय तापमान है -20 डिग्री सेल्सियस। अभी आगे हालात और भी खराब होंगे, इसीलिए देखिए दिसंबर जनवरी में तापमान जाएगा 35 से 40, -35 से 40। तब सोचिए चीन के सैनिकों का क्या हाल होगा उस समय। और तो और चीनी सेना की सबसे ठंडे इलाके में अगर तैनाती है तो वो तिब्बत में है। -30 से -35 तक का तापमान वो झेल सकते हैं, लेकिन यहां एक और परेशानी है, तिब्बत के ठंडे इलाकों में पीएलए नहीं है, चीन के सैनिक नहीं है, खास तरह का दस्ता है, मिलिशिया दस्ता तैनात है।
अब वो मिलिशिया दस्ता क्या लद्दाख में आएगा? क्या पीएलए वापस जाएगी? लद्दाख में चीनी ठंड से बीमार हो रहे हैं, नहीं टिक पाएंगे। बहुत बड़ी अपडेट इस मामले में यह है कि पीएलए के सैनिकों के बीमार होने से जिनपिंग भी परेशान होने लगे हैं। ये बीमारी पीएलए वाली जिनपिंग तक ना पहुंच जाए, क्योंकि ये ड्रैगन का बड़ा आत्मघाती कदम था लद्दाख की तरफ आना। इसी पर हम बातचीत करेंगे और कई बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं ग्रुप कमांडर डॉक्टर डीके पांडे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डीके पांडे जी आपका। शैलेंद्र दुबे हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है, विदेश मामलों के जानकार हैं आप। राजेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। डीके पांडे जी, ये जो ताजा स्थिति है पीएलए की और जो बीमारी फैल रही है, ठंड की वजह से बीमार हो रहे हैं चीनी सैनिक, और जिनपिंग फिर भी उनको हौसला दे रहे हैं कि देखिए बैरक के अंदर जाइए, तापमान अच्छा है। कब तक छिपकर बैठे रहेंगे बैरक में? वहां से बाहर निकलेंगे फिर एक्सपोजर होगा, फिर बीमार हो जाएंगे। क्या ये इस समय आत्मघाती कदम नहीं है चीनी सैनिकों के लिए जिनपिंग का? दिक्कत ये है कि अगर कदम बढ़ाया जा चुका है तो उसके पीछे लेना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि क्या शक्ल अपना मुंह दिखाएंगे। और डीके पांडे जी की आवाज नहीं आ रही है हम तक, तब तक राजेश आपकी नजर में क्या ये आत्मघाती कदम नहीं है और कितने दिन चलेगा ऐसा कदम जिनपिंग का? देखिए प्रियंका, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि लद्दाख में आना तो आसान है, लेकिन लद्दाख से जाना आसान नहीं है। अब शी जिनपिंग फंस चुके हैं, आ तो वो गए अप्रैल मई के महीने में जब तापमान बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था पीएलए के सैनिकों को जैसे वो यहाँ पर पिकनिक मनाने लद्दाख में आए हैं, क्योंकि उस समय यहाँ का तापमान 15-20 डिग्री में था और बहुत अच्छा तापमान था। जैसा कि हिल स्टेशन पे जाते हैं तो उस समय शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को यही कहकर भेजा था कि आप जाइए, हिल स्टेशन का थोड़ा सा मजा लीजिए। लेकिन वो मजा अब दुश्वारियों में बदल रहा है प्रियंका, और जिस प्रकार की खबरें अब चीन से सटे बॉर्डर से आ रही हैं, एलएसी से आ रही हैं, वो बताने के लिए काफी हैं कि अब शी जिनपिंग को और पीएलए को पता लगने लगा है कि दूसरे देशों के साथ जो सीमा होती है, बॉर्डर होता है, एलएसी होती है, वहां पे किस प्रकार के हालात होते हैं। आप बैरकों के अंदर रह के बॉर्डर की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको पोस्टों पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको दिन रात जागना पड़ेगा। लेकिन पीएलए के सैनिकों ने ये सब कुछ नहीं किया है। अगर किया होता प्रियंका तो आज ये नौबत नहीं आती कि आप -20 डिग्री में ही रात को कांपने लगते और एम्बुलेंस में भर्ती होकर पीछे हॉस्पिटल में जाने की दरकार करते। राजेश, ऐसा लग रहा है कि अभी तो हालत ऐसी है कि चीनी सैनिकों को अंदाजा नहीं था, जिनपिंग को अंदाजा नहीं था कि यहाँ लड़ने के लिए भी आपको एक मौसम देखना पड़ेगा, मिजाज देखना पड़ेगा कि क्या है लद्दाख का। आपने दोनों नहीं वहां पे, आप दोनों में फिल रहे। शैलेंद्र दुबे जी, सबसे अगर नेगेटिव पॉइंट कोई है चीन के पास इस समय, या चीन की झोली में कुछ गया नकारात्मक इसमें, तो ना मौसम के बारे में जानकारी, ना मिजाज के बारे में। भारतीय सरकार या यहाँ के एडमिन, यहाँ की जो इस समय की सिचुएशन, यहाँ की जो आज की पॉलिटिक्स है, उसका मिजाज भी जिनपिंग को समझ में नहीं आया लगता अभी तक। डिबेट्स में इस बात का उल्लेख किया है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा चाइना के लिए मुश्किल पड़ने वाली है जी, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसा कंट्री है जहां पर इतनी सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। मैं नहीं समझता विश्व के किसी भी देश में आपको मौसम को लेकर या तमाम जो है जो लिविंग आपका कंप्लीट पैकेज है उसको लेकर जो इतनी डाइवर्सिटी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है जो इम्यूनिटी है और जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो इंडियंस का होगा वो तुलनात्मक दूसरे देशों के बहुत ज्यादा जो है हाई है। और सबसे खास बात यह है कि जब व्यक्ति किसी दूसरे के द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ लड़ता है तो वैसे ही मोरल हाई होता है जी, क्योंकि चाइना के द्वारा इंट्रूजन किया जा रहा है ना, सीमा विवाद जो उत्पन्न खड़ा जो किया गया है वो चाइना के द्वारा खड़ा किया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीयों का मनोबल तो पहले से ही बहुत ज्यादा ऊंचा है। और जैसे जैसे ये सर्दी का टाइम आगे बढ़ेगा चाइना के लिए मुसीबत और आगे बढ़ने वाली है। और सबसे अहम बात यह है कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो जितने भी कंट्री हैं, सराउंडिंग कंट्री हैं, चाहे इंडिया अभी बाइपोलर जो फ्रंट क्रिएट हो रहा है इंडिया के साथ में, तमाम सीमावर्ती देशों को पर्याप्त समय मिलेगा अपनी तैयारी को लेकर और चाइना के ऊपर एक अच्छा खासा दबाव बनाने को लेकर। तो मेरा मानना यह कि अगर चाइना के द्वारा कोई भी कदम अगर उठाया जाना था तो अप्रैल में जब तमाम देश कोरोना जैसी महामारी में पूरी तरह उसको मॉनिटर करने में, उसको कंट्रोल करने में लगे हुए थे, तो तब वो स्थिति उनके लिए थोड़ी बहुत अनुकूल हो सकती थी।
लेकिन जैसे जैसे समय आगे निकल रहा है, चाइना को अच्छी खासी मुसीबत देखने को मिली। ना तो जिनपिंग का देश उनके साथ है, ना परिस्थितियां साथ दे रही हैं। बहुत बुरे हालात में है इन दिनों चीन, और जिस तरह के कदम उठा रहे हैं वो तो और भी ज्यादा आत्मघाती नजर आ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं अगले 1 घंटे में आपको समझ आएगा कि ड्रैगन ने कितने आत्मघाती चीजें प्लान कर ली हैं, जो भारत को नहीं लेकिन खुद को, चीन को, उनके सैनिकों को नुकसान पहुंचाएंगी। डीके पांडे जी, 200 विमानों की फौज तैयार कर ली है, ड्रोन विमानों की। क्या है ये सब कुछ और किसके साथ जंग की तैयारी है ये? अगर ड्रोन विमानों को लड़ना है तो फिर पीएलए को क्यों तड़पा रहे हैं लद्दाख में भेजकर? इतनी ऊंचाई पर युद्ध लड़ना अपने आप में एक महत्वपूर्ण आयाम है जी। और हमारी सेनाएं हर दिशा में, हर तरफ विभिन्न परिस्थितियों में लड़ने की अभ्यस्त है। और पहली बार चीन के लिए, चीनी सेनाओं के लिए हो रहा है कि वो इतनी ऊंचाई पर और इतने कम तापमान में लड़ने जा रहे हैं। हमारी तैयारी जो एक बेस कैंप में हम पूरे अपनी जो हमारे सैनिक होते हैं उनको हम ट्रेनिंग करते हैं। पहले एक्विजिशन होता है पूरे वेदर एनवायरनमेंट का, एक्विंटेड होते हैं बंदे, तब जाते हैं और उसके बाद उनका एक टेस्ट किया जाता है कि क्या उनका शरीर वातावरण को स्थिति पहुंचा नहीं पहुंचा। जब तक कि साइंटिफिक टेस्ट में वो पास नहीं होते उनको आगे। दूसरी बात, ऊंचाई पर लड़ने के लिए मई जून के अगस्त लॉजिस्टिक से पहुंचाना बहुत बहुत कठिन होता है। अगर आप ध्यान दें, अटल टनल जो बनाई गई उसमें उसको समय लगने का कारण यही था कि साल भर में 4 या 5 महीने ही काम हो पाता था। और अभी जहां -30 डिग्री तापमान है और थोड़ी देर में बर्फ गिरने लगेगी, और बर्फ इतनी गिरती है कि 30 से 35 फीट की ऊंचाई तक बर्फ आ जाती है, और उसमें जो गश्ती करते हैं सैनिक वो उसमें धंस तक जाते हैं। तो उनकी एक अलग अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके अनुसार सारी कार्रवाई होती है। अब रही बात चीन की और उनकी ड्रोन की। देखिए, अभी अगर आप देखें आर्मेनिया और अजरबैजान में ड्रोन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई है, और उसी को मद्देनजर चीन भी कोशिश कर रहा है कि अपने वो यूएवी और ड्रोन को प्रयोग करें। लेकिन क्या इससे उसको कुछ लाभ होगा? ये सब मनोवैज्ञानिक दबाव का ही एक हिस्सा है। ड्रोन से हम एक जानकारी हासिल कर सकते हैं। युद्ध लड़ने के लिए बहुत आगे बढ़ना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि फुल फ्लेज अगर आपको लड़ना है तो आपको मैन पावर, तकनीक, सब चीजें देखनी होंगी। एक बड़ी अपडेट है, उसके बाद आपके पास लौटेंगे राजेश और शैलेंद्र, आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन अभी जो हालत चीन की है वो इतनी खस्ता है कि चीन को ये समझ नहीं आ रहा कि अब भारत को धमकाएं, अमेरिका को धमकाएं या ताइवान के खिलाफ प्लान एक्टिवेट करें। पशुपेश में चीन है, लेकिन हालात इस समय इशारा कर रहे हैं कि चीन के लिए मजबूरी है या तो ताइवान की तरफ आगे बढ़े, या हिंदुस्तान को आंखें दिखाए, या अमेरिका को आंखें दिखाए। जंग का ऐलान करने से भी बाज इस समय चीन नहीं आ रहा है। हालात इस तरफ बने हुए हैं चीन के अंदर कि या तो उसे किसी देश के खिलाफ खड़े होना होगा बॉर्डर पर जाकर, वरना देश के अंदर हंगामा हो सकता है। अभी अभी खबर ये आ रही है कि आर्मेनिया में तबाही मचाने वाले इजरायली ड्रोन की खबर सामने आ रही है। आर्मेनिया के अंदर जो तबाही मची है उसमें इजराइल का रोल, यानी कि इजराइल में बने ड्रोन की खबरें सामने आ रही हैं कि उनका इस्तेमाल हुआ है। ये जो ड्रोन है अपने आप में बेहद खतरनाक है। यही वो ड्रोन है जिन्हें भारत भी खरीदने पर विचार कर रहा है। लेकिन इन्हीं ड्रोन के जरिए कैसे तबाही मची है आर्मेनिया के अंदर, वो देखना काफी ज्यादा इस समय अजरबैजान के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि अब कई देशों का नाम आ रहा है जिनके हथियार इनके बॉर्डर पर चल रहे थे, दूसरे देशों को टारगेट कर रहे थे। इसी में एक बड़ी अपडेट ये है कि आर्मेनिया के अंदर इजराइल के बने हुए ड्रोन से हमला हुआ है, यानी जो तबाही मची, ड्रोन की आंख से दुश्मन का बच निकलना भी मुश्किल है। लेकिन ये हालात आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जब बने, तब सवाल तमाम देशों को लेकर पूछा गया कि आखिर इस तरह की लड़ाई को बढ़ावा देने का क्या मतलब है। भारत भी इसी कलर ड्रोन की खरीद की तैयारी कर रहा है जो इजराइल की तरफ से दिए गए थे, और यही थे जिनका इस्तेमाल करके आर्मेनिया के अंदर तबाही मचाई गई। ये अपने आप में बहुत सारी खासियत रखता है ड्रोन, और शायद यही वजह है कि ड्रोन जिस तरह से आर्मेनिया अजरबैजान के बीच हमले में इस्तेमाल हुए, चीन भी ड्रोन वाली तकनीक पर, ड्रोन वाले हमले पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। यानी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है जिसमें सीधे सीधे सैनिक इन्वॉल्व ना हो, तकनीक इन्वॉल्व हो, मैन पावर का इस्तेमाल कम हो। आर्मेनिया के अंदर हुई तबाही में इजराइल के ड्रोन की तरफ से हमले किए गए। ये कहा गया कि अजरबैजान ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया, किलर ड्रोन का इस्तेमाल किया। भारत भी इजराइल लड़ाकू ड्रोन के जरिए चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, क्योंकि भारत भी तैयारी कर रहा है इस तरह के ड्रोन खरीदने की।
अजरबैजान की सेना आर्मेनिया को निशाना बनाने के लिए इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ऐसी इमेजेस, ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें इन ड्रोन के बारे में जानकारी सामने आ गई है कि इन्हीं आत्मघाती ड्रोन से टारगेट किया गया। आत्मघाती ड्रोन दुश्मन के क्षेत्र को रेकी करने के अलावा टारगेट से भिड़कर खुद को उड़ा भी लेते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन क्या करते हैं वो हम बता रहे हैं। आर्मेनिया के कई सैनिक इन्हीं ड्रोन के हमलों में मारे गए हैं। बड़ा नुकसान हुआ है आर्मेनियाई जो सेना है उसको इसी से, बल्कि इजराइल ड्रोन का इस्तेमाल अजरबैजान की सेना 2016 में कर चुकी है। एक झड़प के दौरान इसी तरह के ड्रोन का, इजराइल के ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। और तो और ड्रोन में कोई मिसाइल नहीं, लेकिन ये खुद एक मिसाइल जैसा ही है। मिसाइल से कम नहीं है इसकी जो खासियत है, जो हमले करने के तरीके हैं, बल्कि इसमें एंटी रडार होमिंग सिस्टम दुश्मन के रडार को जाम तक कर सकता है। रडार पर नहीं आएगा, बल्कि उस रडार का काम करना मुश्किल हो जाएगा। यही इजरायली ड्रोन एक बार में 6 घंटे तक की उड़ान भर सकता है, बल्कि एक लंबी दूरी तय करता है जहां से इसको उड़ाया जाए, यानी कि जो इसका बेस स्टेशन है वहां से 1000 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट करने की भी इसकी क्षमता है। इस तरह से ये काम करता है। और तो और भारत की स्पेशल फोर्सेस भी इसी तरह के ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं, इजरायली ड्रोन का। लेकिन अब इसकी एक बड़ी खेप भारत खरीदने की तैयारी कर रहा है। और तो और चीन और पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए भारत इस ड्रोन को इजराइल से खरीद भी सकता है। इस पर बातचीत होने की खबर भी सामने आ रही। तो ये ड्रोन चीन के खिलाफ भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत कारगर साबित हो सकता है। अगर भारत इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना चाहे तो इसे एक ताकत के रूप में आप समझिए। इस इजरायली ड्रोन के कई नाम है। इसे हीरो 120 किलर ड्रोन भी कहा जाता है, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि आर्मेनिया के अंदर जो तबाही हुई थी, ये ड्रोन से लड़ाई अजरबैजान और आर्मेनिया के अंदर हुई, शायद इसीलिए चीन की नजर इस पर ज्यादा है। राजेश, यकीनन कभी किसी देश के सामने कोई दुश्मन हो और जंग लड़ना चाहता हो तो आप ये नहीं देखते कि पहले मैन पावर को भेजा जाए, तोप भेजा जाए, टैंक भेजा जाए। आप पूरी पावर के साथ लड़ना चाहते हैं। अजरबैजान आर्मेनिया के अंदर जो हुआ वो तो एक सबक था तमाम देशों के लिए। और जो चीन ड्रोन की तैयारियां कर रहा है, लॉन्चर्स दिखा रहा है और ड्रोन की जो फौज घुमा रहा है, क्या ये उन्हीं देशों से सीख है क्या? देखिए प्रियंका, अब लड़ाई का स्वरूप जो है बहुत बदल रहा है। पहले लड़ाइयां हुआ करती थी, आमने सामने की लड़ाई हुआ करती थी, फिर लड़ाई में टैंक आए, तोहफें आई, फिर लड़ाई में एयरफोर्स का आगमन हुआ। लेकिन अब जिस प्रकार से किलर ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन जो हैं वो आए हैं, ये समझिए कि बहुत बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ भारत के सामने चुनौती नहीं है, ये अमेरिका, रूस और तमाम जितने बड़े देश हैं उनके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि एक आत्मघाती ड्रोन को रोकना उसी तरह से बहुत बड़ी चुनौती है जैसे एक आत्मघाती आतंकवादी को रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये खुद तो जिसने खुद को समाप्त करने का फैसला ले लिया प्रियंका, उसको रोकना तो अपने आप में चुनौती होता है। लेकिन भारत इस प्रकार के रडार पर काम कर रहा है और इस प्रकार के रडार इस वक्त खासकर पाकिस्तान के साथ लगे बॉर्डर में तैनात किए गए हैं, जो ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं और ड्रोन को मार गिरा सकते हैं। लगातार इस पे भारत की तरफ से काम किया जा रहा है। क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि चीन तो ये ड्रोन अभी लद्दाख में उड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसे ड्रोनों की मदद से लगातार असले की सप्लाई जो है वो पंजाब में और जम्मू कश्मीर के इलाके में कर रहा था। रात को ड्रोन आते थे, हथियार गिराते थे, चले जाते थे। लेकिन भारत ने अब ऐसे रडारों के ऊपर काम करना शुरू किया है जो इन ड्रोनों को डिटेक्ट भी कर सके और इन्हें जाम भी कर सके, और जाम नहीं होते हैं तो लिमिटेड एक ऐसी मिसाइल के साथ इन्हें बर्बाद भी किया जा सकता है। लेकिन प्रियंका, इतना है कि अगर ये ड्रोन जंग के मैदान में यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, तो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने सैनिकों की जान गंवाएं, लेकिन आप ये जरूर चाहेंगे कि आप दूसरे देश के सैनिकों की जान लें। तो भारत भी इस पे काम कर रहा है। इजराइल से हम लगातार ये ड्रोन खरीद रहे हैं। पहले भी हमारे पास इजराइल से ड्रोन आ चुके हैं, लेकिन अब हमें इस पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन इकलौता ऐसा देश है दुनिया के अंदर, शैलेंद्र दुबे जी, एक इकलौता ऐसा देश है जो तमाम देशों से घिरा है। तमाम देश उसको समझा रहे हैं कि या तो तुम बातचीत से रास्ते हल कर लो, वरना तुम घिरे हो चारों तरफ से और तुम निकल नहीं पाओगे चक्रव्यूह से। अकेला देश है जो चारों तरफ से घिरा है, लेकिन बावजूद उसके प्रोपेगेंडा दिखा रहा है। मेरी ताकत देखिए, मेरे जहाज देखिए, मैं पानी में लड़ाई लड़ता हूं, मैं हवा में ये कर रहा हूं, जमीन पर युद्धाभ्यास चल रहा है। क्या ये खुद को समझाने के लिए जिनपिंग कर रहे हैं या वहां के सैनिकों को समझाने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि जितना आप मानसिक दबाव दूसरों पर बना रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तो चीन की सेना दबाव में है।
जी आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर ये कुछ कोर्स ऑफ एक्शन अगर इनिशिएट करते अर्ली मंथ्स में, समर्स में, तब तो इनको कुछ रिजल्ट मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन अब जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की गई है वो चारों फ्रंट पे, चाहे वो मिलिट्री फ्रंट हो या फिर आपका डिप्लोमेटिक फ्रंट हो या इकोनॉमिक फ्रंट हो या फिर आपका मनोवैज्ञानिक तौर पर जो दबाव बनाने वाली स्थिति हो, जो डायलॉग को लेकर या फिर जो है अन्य तमाम चीजों को लेकर। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि चाइना की जो स्ट्रेंथ जो है ना वो शुरू से रही है वहां की इकोनॉमी, और चाइना जो है इकोनॉमी में सेकंड पोजीशन पे है। लेकिन मैं एक अगर आपको डेटा शेयर करूं तो इंडियन गवर्नमेंट का जो एक स्टेप था आत्मनिर्भर भारत वाला जो उन्होंने स्टेप उठाया है, उसका असर क्या देखने को मिला है कि लास्ट ईयर अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में जो इंडिया का ट्रेड डिफिसिट अप्रोक्सीमेटली $22 बिलियन से ज्यादा का था, वो घटकर के जो है $12 बिलियन के आसपास रह गया, लगभग आधा रह गया जी। तो देखिए मैंने कहा आर्थिक मोर्चे पर जो आप तमाम जो कदम उठाते हैं उनको थोड़ा समय लग सकता है, और चूंकि अब जितना समय जो है अब तो चाइना खुद जो है इस चीज को करने के जो है, क्योंकि चाइना की जो आर्मी है वो वेदर को बिल्कुल भी जो है इसमें एडजस्ट नहीं कर सकती जी। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तमाम जो देश है वो कोरोना की जो महामारी थी, जो संकट था, जिसकी वजह से एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तमाम अग्नि पंक्ति के देश हैं एक फ्रंट पे आके इकट्ठा हुए हैं, तो उनको भी तैयारी का पर्याप्त मौका मिल रहा है। और अगर मैं प्राइमरी अगर नेबरिंग कंट्री की बात करूं चाइना के सराउंडिंग, तो 14 जो कंट्री है उसमें हर कंट्री के साथ इनका सीमा विवाद, कोई ऐसा देश नहीं जिसके साथ इनका सीमा विवाद ना, और तमाम वो देश अगर जो तमाम इस तरह की बात आती है सामने का रशिया पता नहीं जो है चाइना का साथ देगा या फिर जो है चाइना के अगेंस्ट खड़ा होगा, वस्ट टू वस्ट कंडीशन में भी जो है रशिया क्या है तटस्थ रहेगा। रशिया कभी चाइना का साथ देने वाला नहीं, क्योंकि रशिया को शैलेंद्र दुबे जी, या तो ये होता ना कि चीन का कोई मन है या कोई मकसद है लड़ाई करने का, यहाँ तो मकसद है सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना है, और अगर कोई सामने वाला मुल्क परेशान हो जाए तो दिखावे में कामयाब हो जाते। इतना ही शौक पाला है जिनपिंग ने। लड़ाई कौन सी लड़ी है जिनपिंग ने आज तक? ताइवान की आप बॉर्डर तक जाएंगे लेकिन भाग आएंगे वहां से भी, वहां जो दहाड़ पड़ती है सामने से रुक नहीं पाते हैं। अमेरिका कहता हम ताइवान के साथ खड़े, आपके पास जवाब नहीं बनता देने के लिए। बड़े अपडेट है तनाव के बीच में इस समय की बड़ी खबर, एलएसी पर तनाव कम करने की भारत की तैयारी के सामने चीन क्या कर रहा है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है हमेशा हाई अलर्ट में रहिए, मरीन सैनिकों को अलर्ट कर दिया है, और यह भी कहा है जिनपिंग ने कि हमेशा हाई अलर्ट मोड में रहना होगा। टेंशन के बीच जिनपिंग ने एक भड़काऊ भाषण भी दे दिया है, और इस भड़काऊ भाषण में कोशिश की है जिनपिंग ने चीनी सैनिकों को समझाने की, उनको हौसला देने की, क्योंकि अगर जिनपिंग के सैनिक हौसला हार जाएंगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा। जिनपिंग के सामने बहुत बड़ी दुविधा है कि इन सैनिकों को कैसे संभाला जाए जो लद्दाख के हालात के बारे में जान रहे हैं कि पीएलए के सैनिकों के लिए यहां भागने के अलावा रास्ता नहीं है। भारतीय सैनिक जिस जगह पर मौजूद हैं उससे चीन की टेंशन बढ़ती जा रही है। बार बार जिनपिंग कह रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहो। चीनी सेना के सामने दिए गए इस भाषण में कल कई चीजें दोहराई हैं जिनपिंग ने। दावा यह किया है कि अब दरअसल जंग की तैयारी कर रहा है चीन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया। पहला मौका है किसी कार्यक्रम में सरेआम जिनपिंग ने यह कहा हो। चीन के ग्वांगडोंग इलाके के अंदर एक कार्यक्रम था सैन्य अड्डे पर, जहां जिनपिंग ने कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहिए, हमेशा हाई अलर्ट रहने के लिए कहा है। साउथ चाइना की रिपोर्ट ने भी ये तय कर दिया है, दावा किया है कि ये सैनिकों से कहा गया है आपको अपना दिमाग पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए लगानी चाहिए, अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। और तो और ये भी कहा जिनपिंग ने 14 अक्टूबर को जब वो एक सैन्य बेस के दौरे पर थे, जिनपिंग ने सैनिकों को हौसला दिया। विशेष आर्थिक क्षेत्र की 40वीं वर्षगांठ थी जहां पर भाषण देने गए थे जिनपिंग। कुछ जहर उगल रहे थे, थोड़ा हौसला अफजाई कर रहे थे, लेकिन ये बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका के साथ, भारत के साथ जिनपिंग का तनाव चल रहा है चीन का। लेकिन जिन हाइट्स में दिक्कत है, जहां पर लड़ाइयां लड़नी है, उनकी हालत देखिए। रेजिंग लॉ 555 मीटर की ऊंचाई पर है, रेकिन लॉ 5700 मीटर की ऊंचाई पर है। ये जमीन की लड़ाइयां नहीं है, ये पहाड़ों की लड़ाइयां हैं जिनमें चीन की सेना फ्लॉप है, फेल है, जिनको बिल्कुल अनुभव नहीं है पहाड़ों पर लड़ने का। ब्लैक टॉप की ऊंचाई 5500 मीटर है। इसके अलावा
भारतीय सैनिक जहां जहां पर मुस्तैद है ऊंचाइयों पर, इसी से चीन को परेशानी है। चांगला की ऊंचाई है 5360 मीटर। इन्हीं पहाड़ियों पर चीन के सैनिक हाँफते हैं। इन पहाड़ियों का रास्ता नहीं नाप पा रहे हैं, बल्कि पेंगोंग त्सो 4255 मीटर, जहां पर दोनों सैनिक तैनात हैं। दोनों के सैनिक इतने दूरी पर हैं एक दूसरे से कि आमने सामने से देख सकते हैं एक दूसरे को। परेशानी इन ऊंचाइयों से कहीं ज्यादा पहुंच गई है। जिनपिंग के सर के ऊपर जंग का भूत अगर है तो उसके पीछे वजह साफ है डीके पांडे जी, कि सर के ऊपर पानी है जिनपिंग के। अगर डूबेंगे तो पूरा चीन उन्हें डुबोकर मार डालेगा। ये हालत है चीन की आज, कि आप अमेरिका को धमकियां किस आधार पर देते हैं। भारत को धमकियां कब तक चलेंगी? ताइवान का सामना आपसे होता नहीं है, कभी लड़ाई कोई लड़कर आपने जीती नहीं है। ऐसा ना हो कि पहली बार बिना लड़े हार कर वापस लौटना पड़े। देखिए, वो अगर सैन्य अड्डे का दौरा कर रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट, उनको ये बोलना ही पड़ेगा कि आप सजग रहिए, तैयार रहिए, कभी भी युद्ध हो सकता है। इसके अलावा उनके पास कोई और दूसरे शब्द हो नहीं सकते, क्योंकि आप संबोधन कर रहे हैं तो उनको करना पड़ेगा। नंबर एक। नंबर दो, ये जानते हैं कि जब वो बोलेंगे और भारत हर एक कथन पर उनके ध्यान दे रहा है, फोकस कर रहा है, तो ऐसे शब्द हमारे खिलाफ हमारी मानसिकता को डिस्टर्ब करेंगे। तो एक, इन शब्दों से वो दो उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं। तो तीसरी बात कि जो आपने ड्रोन के बारे में कहा कि हम जो है नए ड्रोन तैयार कर रहे हैं, मुझे खुद अनुभव है ड्रोन के ऊपर लड़ाई कैसे की जाती है। और दो मुश्किलात आती हैं। एक तो छोटा साइज, जो रडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा होता है कि रडार को, उसको जो जहाज में रडार होता है और जो जमीन पर रडार होता है, दोनों के लिए ही उसे पकड़ना एक मुश्किल काम होता है। लेकिन हमारे पास ऐसी तकनीकी है, ये तकनीकी पिछले 10 से 12 साल से हमारे पास है, जिसके अंतर्गत हम ड्रोन को आसानी से पकड़ सकते हैं और उन पर हम हमला भी कर सकते हैं, उन पर एक जो मिसाइल का लॉक ले सकते हैं। ये संभव है, इस प्रकार की चिंता का विषय नहीं है। आवश्यक ये है कि इन बातों से हमें क्या संदेश दिया जा रहा है जी। ये मात्र एक उद्देश्य है उनका, हमें भयभीत करना, क्योंकि देखिए इस क्षेत्र में उनका अनुभव शून्य है जी। सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ है। और आपने भी देखा होगा, वीडियो भी ये दिखाया गया किस प्रकार से जबरदस्ती बच्चों को भर्ती किया जा रहा है और वो रोते हुए कैसे आ रहे हैं। ये सब वीडियो काफी प्रचलित रहे। 2 दिन पहले जो है हमारी जो मीटिंग हुई, उसमें उनको पता है कि हम बहुत मजबूती से टिके हुए हैं। और सबसे मजबूत बात यह है कि 44 जो ब्रिजेस हैं उसका उद्घाटन हुआ है लगभग 1 माह में। 10 इसमें जम्मू कश्मीर में है, 8 लद्दाख क्षेत्र में है और 4 अरुणाचल क्षेत्र में है। तो ये हम उनको वो देख रहे हैं कि भारत किस प्रकार से शांति से तैयारी कर रहा है। तो जब ये सब जो डेवलपमेंट होंगे तो एक देश जो है हमारा, जो जैसे हमारी तरफ से उसकी एक्सपेंशन की जो नीति रही है उस पर एक कुठाराघात है, तो निश्चित रूप से वो चाहेगा कि हमें वो छेड़ता रहे, परेशान करता रहे। और हम इस बात को भली भांति समझते हैं, हम पूर्णतः तैयार हैं। और निश्चित रूप से जो हमारी सेनाएं हैं उनका मनोबल भी बहुत ऊंचाइयों पर है। तो निश्चित रूप से, लेकिन अब हमको कूटनीतिक और मिलिट्री तौर पर अग्रेसिव पोजीशन की आवश्यकता है, क्योंकि जब इतने हमने उनसे बातचीत किया, हमारे विदेश मंत्री भी जो है जाके उससे समझौता करके आए 5 बिंदुओं पर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये एक चिंता का विषय है। लेकिन कूटनीतिक मामलों में हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि युद्ध की संभावना जैसे जैसे समय बीत रहा है वो क्षीण होती जा रही है। युद्ध जो है, बर्फ जब गिर रहा हो, टेम्परेचर -30-40 डिग्री हो, ऐसे माहौल में युद्ध की संभावना बहुत ही कम रहती है। और वो ड्रोन और सरफेस टू सरफेस मिसाइल आदि से ही उसको लड़ने का प्रयास करेंगे, जो कि वो अब युद्ध हो जाना चाहिए था। पर बहुत हद तक डीके पांडे जी आप इस बात से सहमत होंगे, शैलेंद्र दुबे जी आपसे मेरा सवाल है, इस बात से आप भी सहमत होंगे, चीन को शायद ये अंदाजा तो था कि भारत आसानी से लद्दाख में आप किसी भी जगह जाएंगे तो भारत उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन बहुत हद तक अगर आंकलन अगर चीन का रहा होगा तो शायद ये कि हम तिब्बत की बात करने लग जाएंगे, हम ताइवान की बात करने लग जाएंगे, हम चीन के किन किन मुल्कों के साथ रिश्ते खराब हैं उसका रोना रोएंगे, 2-4 कार्ड खेलेंगे। लेकिन हमने उन सबको सबसे पीछे रखा। पहले हमने अपनी बात रखी कि आप इस इलाके की बात करिए जहां आप आज आए हैं, बाकी इलाकों को हमने छेड़ा नहीं है, अभी किसी से मदद हमने मांगी नहीं है। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक कदम है चीन के लिए। चीन की हालत इतनी खराब है आज, उसको समझ नहीं आ रहा कि भारत की जो रणनीति आज है उसमें कहां कौन सा प्यादा बैठा है, उसको अंदाजा नहीं है। क्योंकि अगर हमारे जवान ऊंचाइयों पर बैठे हैं, उसके बाद शब्द नहीं है कहने के लिए कि ये चीनी भारतीय सैनिक कैसे पीछे हटेंगे, क्योंकि उसे मालूम है कि ये सैनिक पीछे हटने नहीं है, ये आपको खदेड़ने के लिए आए हैं। आप कितना भी बंकर में छुपेंगे, ये अंदर घुसेंगे और आपको नहीं छोड़ेंगे अगर आपने कुछ भी किया। और दूसरा ये
कि भारत जितनी तैयारी आज कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चीन के जहन में बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा इस समय संकट है कि अगर भारत ऐसे बढ़ता रहा और चीन कुछ नहीं कर पाया तो वो दिन दूर नहीं जब अक्साई चीन तक भारत होगा, पीओके तक होगा। ना चीन पाकिस्तान को बचा पाएगा, ना अक्साई चीन को। प्रियंका जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि चाइना को ये अंदाजा नहीं था कि भारत की तरफ से इस लेवल का रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं उनको ये था कि हम जो सेकंड नंबर की इकोनॉमी है और इंडिया हमारे ऊपर जो है ट्रेड को लेके काफी डिपेंडेंट है, तो जो पिछली जो सरकारें थी तमाम अगर एक दशक की बात करूं तो उसमें लगातार जो ट्रेड डिफिसिट बढ़ता जा रहा। तो उनको ये कहीं ना कहीं था कि जो अभी जो तमाम जो चीजें निकल के आ रही हैं, जो कोरोना जैसी महामारी की वजह से जो पूरा विश्व, पूरी मानव प्रजाति जिसमें घिर गई थी, तो चाइना को ये लगा कि ये बहुत ही उनके लिए गोल्डन चांस है और इसमें वो टारगेट कर सकते हैं, इंडिया को टारगेट कर सकते हैं। और उधर यूरोप वगैरह भी जो जहाँ ट्रेड ट्रांजेक्शन होता है तो वो लोग भी काफी इफेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो पूरा ये उद्देश्य था वो यही था कि हमें किसी तरह से एनी हाउ जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी नंबर जो है बनना है। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इंडिया की जो तैयारी है मल्टी डायमेंशनल जो है अप्रोच को लेते हुए, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, उसमें पहली पंक्ति के देश G7 जो सबसे पावरफुल ग्रुप है, प्लस उसमें अलाइड आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इवन आपका रशिया हो गया, इंडिया तो है ही उसमें। तो ये तमाम देश जो है चाइना के खिलाफ जो खड़े हो रहे हैं। और इंडिया के द्वारा पहली बार जब से इंडिया जो फ्रीडम इंडिया को मिली है, पहली बार ये देखने को मिला है कि ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके इंडिया ने जो सबसे मजबूत जो स्टेप उठाए, तो चाइना के लिए ये कमर तोड़ने वाले स्टेप हैं। होता क्या है कि हर देश की जो कोशिश है वो यही है कि अल्टीमेटली जो भी आप काम करते हैं वो यही होता है कि आपको आर्थिक तौर पर जो है दूसरे देशों को गुलाम बनाना। चाहे वो पहले जो है आप जो समय उसमें आप जो देख सकते हैं, इतिहास भी उठा के देखें, तो जो इंडिया ने जो कोशिश की है, जो टारगेट किया है, वो उनकी जो कमर तोड़ने, जो इकोनॉमी को टारगेट किया है। और फ्रंट फुट पे जो पिछले 5 से 6 सालों में जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो तमाम वेपन्स को लेके जो ट्रांजेक्शन किए हैं, एक एग्जांपल आपको कोट करूंगा। देखिए, चाइना ने कभी कन्वेंशनल वॉर नहीं किए पिछले अगर 4 दशक में आप बात करें। चाइना का जैसे 5th जनरेशन का एक जो J20 है, तो किसी भी जो कन्वेंशनल वॉर में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऑन द अदर एंड जो इंडिया ने जो राफेल जो परचेज किया है दसो एविएशन से, फ्रांस से जो है, जिसका पास्ट में आपका अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुआ है, लिबिया में इस्तेमाल हुआ है, माली में इस्तेमाल हुआ है, इराक और सीरिया में इस्तेमाल हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो चाइना के जो दावे हैं उनको प्रूव करने के लिए कोई भी आंकड़े नहीं है, चाहे वो हथियारों को लेकर हो या इकोनॉमी को लेकर। तमाम जो देश, एक देश को आइसोलेट करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जी। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ। तो आज ये हालात जिस तरह से बन गए हैं, वो चाइना के अंदर दुविधा ये हो गई है। जो चाइना एशिया के अंदर जो है, हांगकांग जो है, जो एक टैक्स हेवन का जो कंट्री माना जाता है, हांगकांग हो गया, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, तो उधर जो है हांगकांग में दबाव उत्पन्न हो रहा है चाइना के खिलाफ। इधर तिब्बत में भी जो है तमाम आवाजें उठ रही हैं। और चाइना के अंदर तमाम जो उद्योगपति हैं, जो उनके अपने देश के उद्योगपति हैं, उनका चाइना की सरकार। बिल्कुल शैलेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल चीन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि देशों को धमकाया जाए। अब तो हद ये हो गई है कि दरअसल भारत से तनाव के बीच में अमेरिका का चीन पर बड़ा हमला सामने आया है। इसी बीच एक जानकारी यह है कि चीन के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी से छिपा नहीं। अमेरिका ने इस बात को तवज्जो दी है कि चीन को याद दिलाया जाए उसके अंदर हालात कैसे हैं। वीकर मुसलमानों का लंबे समय से उत्पीड़न कर रहा है चीन, और ये दुनिया को भूलना नहीं चाहिए। मानवाधिकारों के मुद्दे पर चीन ने कमरे का हाथी बताया है कि ये एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ चीन है जो खुद को बड़ा ताकतवर समझता है, लेकिन कमरे के हाथी से ज्यादा कुछ है नहीं चीन के पल्ले इस समय। ये हालत है चीन की। अमेरिका को कुछ दिन पहले चीन धमका रहा था, अब चीन को जवाब दिया एक तरह से अमेरिका ने। चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपने लोगों के मानवाधिकारों का ध्यान नहीं रखती है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमें निर्देशित किया है कि हम चीन के लोगों के मुद्दों को उठाएं। दरअसल अमेरिका चीन के सताए लोगों की गरिमा बनाए रखने के लिए इन मुद्दों को उठाएगा। शिनजियांग प्रांत से लेकर तिब्बत तक चीनी सरकार की दमनकारी नीतियां आजादी छीन रही हैं। नीतियों से लोगों की आजादी छीन रही है, लोगों की मानवीय गरिमा को कुचला जा रहा है। शिनजियांग, तिब्बत के साथ हांगकांग में चीन विरोधी आवाजों को दबाया जा रहा है। चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है, ये आज के हालात बयां कर रहे हैं।
क्योंकि इस समय चीन के अंदर विगर मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है उसको लेकर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। चीन अमेरिका को, अमेरिका चीन को जवाब पर जवाब दे रहा है। चीन अमेरिका को धमका रहा है, लेकिन अमेरिका याद दिला रहा है कि मत भूलो चीन के हालात कैसे हैं। अगर उन पर अमेरिका गया तो चीन की किरकिरी होना तय है। कई ऐसे एंगल हैं इस समय चीन के खिलाफ दुनिया के सामने, जिसकी वजह से चीन के लिए चुप रहना ज्यादा बेहतर है राजेश। क्योंकि अभी देखिए, चीन पहले कह रहा था कि अमेरिका का युद्धपोत यहां नहीं जा सकता, वहां नहीं जा सकता, आप क्या कर रहे हैं, आप पानी में कहां से घुस गए हैं। अमेरिका बता रहा है कि आप अपने देश को झांक लीजिए, अगर उनकी बात करेंगे तो आप कहां जाकर छिपेंगे। हाँ बिल्कुल प्रियंका, देखिए जब दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की तरफ से जब अमेरिका आया है, चीन की तरफ से विरोध किया गया है, लेकिन क्या चीन रोक पाया? नहीं रोक पाया है। लेकिन बात यहाँ पे थोड़ा सा हटके करेंगे। बात चीन के अंदर की अगर बात करते हैं तो उइगर मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है। शिनजियांग प्रांत में हालात इतनी खराब है कि मस्जिदें तोड़ दी गई हैं, नमाज पढ़ने की उनको इजाजत नहीं है। उनसे कहा गया है कि आपने अगर किसी की पूजा करनी है तो आपने सिर्फ शी जिनपिंग की पूजा करनी है, इसके सिवा ना कोई खुदा है, ना कोई अल्लाह है, ना कोई गॉड है, ना कोई भगवान है। जो कुछ है शी जिनपिंग है और आपने शी जिनपिंग को ही माना है। यही वजह है कि उन लोगों ने मना भी किया और वहां पे इतने बड़े बड़े कैद खाने बना दिए गए हैं कि 1-1 लाख लोगों को रखा गया है। बच्चे पैदा करने पे उन्हें मनाही है। शी जिनपिंग नहीं चाहते कि वहां पे मुसलमानों की संख्या बढ़े, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। और इसकी वजह से उन्होंने वहां पे बड़े बड़ी जेलें टाइप की बना के रखी हैं, जहां पे कैद करके लोगों को रखा गया है। लेकिन एक प्रियंका, इससे पहले हमने एक बड़ी खबर दिखाई थी। उस बड़ी खबर में जहां शी जिनपिंग ने कल अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दिए थे, उसमें शी जिनपिंग की एक लाइन बड़ी अहम थी प्रियंका, जो हम छोड़ रहे हैं। उस लाइन पे गौर करना बेहद जरूरी है। वो लाइन अगर मैं पढ़ के बताता हूं तो शी जिनपिंग बोलते हैं कि अपने सैनिकों से कि आप वफादार, बिल्कुल शुद्ध और पूरी तरह से भरोसेमंद रहें। यानी कि एक देश का राष्ट्रपति अपने सैनिकों से यह गुहार लगा रहा है कि आप भरोसेमंद बने रहिए, शुद्ध रहिए और मेरे प्रति वफादार रहिए। यानी कि क्या शी जिनपिंग की सेना में वफादारी नहीं है? और वफादारी नहीं है प्रियंका, क्योंकि जब हमने ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप पे कब्जा किया था तो शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया था कि आप वापस पलटवार कीजिए। 29-30 की रात को जब किया गया था तो उसके बाद शी जिनपिंग की सेना के कमांडिंग ऑफिसर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया था और कह दिया था कितनी हाइट पे जाके मेरी सेना के जवान नहीं लड़ सकते। तो ये शी जिनपिंग की सेना के हालात हैं और शी जिनपिंग को सामने आकर बोलना पड़ रहा है कि आप मेरे साथ वफादारी कीजिए। हिंदुस्तान में सेना जो है अपने देश के साथ वफादार होती है। कभी हमारे ना पीएम को, ना राष्ट्रपति को और ना ही हमारे आर्मी चीफ को या एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ को बोलना पड़ा है कि आप वफादार बने रहिए। वफादारी हिंदुस्तानियों के जंग के लिए तैयारी तो बहुत दूर की बात है राजेश। हालात तो चीन के और जिनपिंग के शब्दों से लग रहा है कि कन्विंस कर रहे हैं वो कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयारी कर सकते हैं। और उन्हीं के हौसला अफजाई के लिए वो आए दिन युद्धाभ्यास कर रहे हैं कि देखिए सारी तैयारी आपके लिए है, आप अपना मनोबल हाई रखेंगे तो जाकर हम कुछ कर पाएंगे। जो साजो सामान भेज रहे हैं वो ऐसे पड़ा रह जाएगा अगर हौसला नहीं होगा सैनिकों के पास में। डीके पांडे जी, एक और चीज बताइए, ये अगर इतना समय निकल गया 5 से 6 महीने का, अगले 2-4 महीने कितने क्रूशल हैं आपकी नजर में? क्या आपको लगता है कि अब जैसे जैसे तापमान गिर रहा है यहाँ चीन के हाथ में कुछ रहेगा नहीं आने वाले समय में, सिवाय इसके कि आप बैठे रहें जहां पर है वहीं पर? देखिए, वो शुरू से ही मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, उसी को प्रयास को जारी रखेगा। जहां तक सैन्य मामलों का सवाल है, युद्ध की संभावना जैसे मैंने कहा पहले भी कि समय के साथ वो क्षीण होती जा रही है। और एक और महत्वपूर्ण जो सूचना हमने जो मुझे मिली पिछले 3-4 दिनों में कि स्कार्दूम में और गिलगिट में भी वो J-20 जहाज जो है वहां पर डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है और उसका बहुत विरोध हुआ है। पीओके के जो आम नागरिक हैं उन्होंने उसका विरोध किया है। तो देखिए, न केवल चीन के भीतर और चीन के बाहर भी जहां पर उसको लगता है कि उसके मित्र लोग हैं, जहां उसके समर्थक हैं, वहां भी उसको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, पहले वो इन विरोधों का सामना करें, युद्ध लड़ें, मौसम से लड़ें, या अपनी राजनीतिक जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको उनकी तरफ ध्यान दें। आप कह रहे हैं कि जो हम कह रहे थे पहले कि हमें 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ सकता है, ये तो कोई भी फ्रंट नजर नहीं आ रहा है खुलकर। शैलेंद्र जी,
चीन का कोई फ्रंट आपको दिख रहा है कि हाँ ये करना चाहता है, ये नहीं करना चाहता है? इतना ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो लगता नहीं चीन को किसी तरह पाकिस्तान सपोर्ट कर पाएगा। जो हालत वहां की प्रांतों की पुलिस आपस में लड़ाइयां लड़ रही है, लोगों को डराया जा रहा है, जमीन खाली कर दीजिए वरना पीओके में अटैक हो जाएगा, और उससे लोग मानने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान कोई पीओके पे अभी अटैक करेगा। उनको भी समझ में आ रहा है कि ये चीन के दिखाए रास्ते की वजह से पाकिस्तान को कहना पड़ रहा है कि पीओके की जो जमीन सीपैक के लिए इस्तेमाल होनी है वो जगह दे दीजिए थोड़ी सी हमें। देखिए प्रियंका जी, ये बात मैंने पहले भी कही हुई है कि अगर बाइपोलर फ्रंट की स्थिति उत्पन्न होती है इंडिया और चाइना के बीच में जी, तो आप ये मान के चलिए कि नॉर्थ कोरिया भी जो है चाइना का साथ नहीं देगा और पाकिस्तान भी जो है साथ नहीं देगा चाइना का, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो तमाम सीमावर्ती देश हैं, चाहे वो आपका ताइवान हो, चाहे आपका उधर साउथ कोरिया हो, चाहे आपका जापान हो, चाहे वियतनाम हो, ये तमाम देश, और सबसे खास बात है कि यूएस, ये सब तैयार बैठे हुए हैं कि शुरुआत जैसे ही होती है हम जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें जो हमें जंप इन करना है। तो जब ऐसा फ्रंट जो एक तमाम देशों का मजबूत फ्रंट बनेगा तो ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री एनालिसिस करती है कि ऐसी सिचुएशन में कमजोर पक्ष के साथ खड़ा होना फायदेमंद है या फिर जो है हम जो न्यूट्रल रहे अपने जी। तो ऐसा फ्रंट जब बनेगा तो उसमें पाकिस्तान भी अपने को न्यूट्रल रखेगा। वो ठीक है, तमाम जो है स्थितियां उत्पन्न होती है। मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी देश का किसी भी दूसरे देश के साथ में जो संबंध है वो कभी भी स्थायी नहीं होता। ये सिचुएशन है वो डिसाइड करती है कि उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको किस तरफ जा रहा है। तो आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें मुझे नहीं लगता है कि चाइना को कोई भी फेवर करने वाला है, चाहे वो प्राइमरली फ्रंट पे जो तमाम जो देश हो या सेकेंडरी फेवर तो छोड़िए, हालात ऐसे ना हो जाए कि पाकिस्तान कहे कि अपने J20 वापस ले जाइए और अपने सीपैक का सरदर्द भी ले जाइए। राजेश, बहुत मुश्किल होगा प्रियंका। अगर इमरान खान ऐसा बोल देंगे तो खाएंगे क्या जी? सब कुछ आटा वहां पे 75 रुपया किलो चल रहा है प्रियंका, क्या खाएंगे इमरान खान और क्या अपने देश की जनता को खिलाएंगे? शी जिनपिंग के सहारे तो उनकी इकोनॉमी चल रही है और सीपैक के सहारे तो उन्हें उम्मीदें हैं कि कुछ पैसा उनके पास आएगा, क्योंकि जो पैसा उनके पास आता है उनकी आर्मी, उनके जनरल खा जाते हैं, लोगों के लिए पहुंचता है आटा, वो भी 75 रुपया किलो। कहां से कैसे गुजारा करेंगे प्रियंका? लेकिन टू फ्रंट वॉर की जो बात थी, या वॉर होगा नहीं होगा, हमें अभी कम से कम 10 नवंबर तक इंतजार करना होगा। अभी बर्फबारी शुरू नहीं हुई है लद्दाख में, और 1962 को याद करें तो 20 अक्टूबर को हमला हुआ था, और इस बार अभी पिछले 60 से 70 सालों में मौसम काफी बदला है प्रियंका। तो आप मानिए कि हमें 20 नवंबर तक कम से कम हाई अलर्ट पे रहना है। और टू फ्रंट वॉर की रही बात, तो प्रियंका टू फ्रंट वॉर जब भी चीन के साथ होगा टू फ्रंट वॉर ही होगा, एक फ्रंट वॉर नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान उनके साथ आएंगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ, जब खुद इमरान खान जाके शी जिनपिंग से कहते हैं कि मेरे देश का जो फ्यूचर है वो शी जिनपिंग आपके हाथों में है, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इस वक्त कितने मजबूर प्रधानमंत्री कितने हैं, उनके पास कुछ नहीं है अपना प्रियंका। तो इसलिए अगर होगा तो टू फ्रंट वॉर होगा, और सचेत रहने की जरूरत है हमें कम से कम 20 नवंबर तक, जब तक कि बर्फबारी दबाकर नहीं हो जाती, क्योंकि 20 अक्टूबर हमें नहीं भूलना है। 1962 की जंग इसी दिन शुरुआत हुई थी प्रियंका। राजेश, आपके पास लौटिंग एक बड़ी अपडेट आ रही है। जिस तरह से भारत चीन के बीच में स्थिति बनी हुई है उसमें आगे क्या किया जाए रणनीति को लेकर एक खास बैठक की खबर है कि बहुत जल्द इस पर एक मीटिंग बुलाई गई है, और कई दिन चलने वाली इसी मीटिंग को लेकर चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक को लेकर जानकारी है कि जल्द ही ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें रणनीति तैयार होगी कि आगे क्या होना है। चीन को लेकर रणनीति पर कोई भी बड़ा फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि चीन जो इस समय हालात बना रहा है उन हालात से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है। इंतजार है फैसलों का। सरकार नए सिरे से सैन्य और सामरिक हालात की समीक्षा करेगी। अभी के जो हालात बने हुए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। एलएसी के तीनों सेक्टरों के अंदर सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है, किसी भी जगह पर कोई कमी ना रहे, इसलिए भारतीय सैनिकों को मुस्तैद किया गया है हर जगह पर। लेकिन आगे क्या होगा, चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक के बाद इस पर सबकी नजर है कि अब जो समीक्षा होगी क्या उससे आगे बढ़कर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा जिससे चीन को जवाब दिया जा सके, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है चीन को बताते हुए कि इस इलाके से वापस जाना बेहतर है। लेकिन अगर चीन डटा रहेगा तो आगे क्या किया जाएगा और कितने दौर की बातचीत होगी, ऐसे कई सवाल हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। और साथ ही साथ कहां किस तरह से एलएसी पर तैनाती है उसकी समीक्षा भी। रवि श्रीवास्तव न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है। रवि, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास, बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल, इस पे एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि CSG यानी चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक होनी है, क्योंकि चीन लगातार बातचीत में मानने को तैयार नहीं है। प्रियंका, हाल ही में 7वीं दौर की जब बातचीत हुई थी, इससे पहले जब 6ठे दौर की बातचीत हुई थी, तब एक्सक्लूसिव खबर इसमें यह आई है कि उस दौरान 1959 में जो समझौते हुए थे, 1900 जो इतिहास में समझौते हुए थे, उसको लेकर चाइना लगातार सवाल उठा रहा है। यही वजह है कि CSG यानी चाइना स्टडी ग्रुप अब नए सिरे से इसको लेकर रणनीति बनाएगा, ताकि चीन को लेकर एक आक्रामक नीति बनाई जाए। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री ने भी जो बयान दिया, उससे साफ है कि भारत अब पिछड़ा भारत नहीं है, इतिहास का भारत नहीं है, ये नया भारत है। और इस नए भारत के पास नई रीति है, नई नीति है और नई ताकत है। और इस ताकत को कैसे चीन को एहसास कराया जाए, इसको लेकर जहां सरहद पर सेना डटकर ये दिखा रही है ताकत, तो वहीं केंद्र की सरकार इस ताकत को PLA को और जिनपिंग को कैसे दिखाए, इस पर आगे की चर्चा हो रही है। और बहुत हरकत इसमें इसलिए भी हो रही है, बहुत तेजी से इसमें डेवलपमेंट इसलिए भी आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए अलर्ट रहने को कहा है। मतलब साफ है कि भारत इस बयान को हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा। भारत अब आगे की रणनीति पर काम कर रहा है, और जो बहुत जल्द हम देखेंगे कि अब एक नई तरीके की नीति चाइना के खिलाफ तैयार होगी। CSG की बैठक में तय किया जाएगा कि कैसे चीन जिस तरीके से भारत की संप्रभुता और दूसरे मुद्दों पर सवाल उठा रहा है, उसको लेकर जवाब कैसे दिया जाए। साथ ही LAC पर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसकी भी समीक्षा लगातार अब भारत करेगा। और अभी शायद वो समय आ गया, राजेश, क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से भी जल्दी से दीजिएगा। क्या वो समय आ गया कि जब हम अपने एग्रेशन मोड को भी आगे रख दें? यही वो समय है जब हमें दिखाना होगा कि अगर आप एशिया में सुपर पावर बनने का सपना देखते हो, तो हिंदुस्तान आपसे पीछे नहीं है। और चीन की सबसे बड़ी मजबूरी यही है प्रियंका, कि चीन के अगर वहां पे 60,000 जवान तैनात हैं मिसाइलों टैंकों के साथ, तो भारत के भी वहां पर 60,000 जवान तैनात हैं। और भारत ने कहा था, मैं शुरू से कहता हूं कि भारत रोकेगा भी, भारत ठोकेगा भी। भारत ने रोक दिया है, अब ठोकना बाकी है। अब सरकार के ऊपर निर्भर है कि सरकार कब भारतीय सेना को इजाजत देती है, गो अहेड। और अगर गो अहेड मिल जाता है तो समझिए कि शायद शी जिनपिंग का सपना भी टूटेगा और PLA का प्रियंका गुरूर भी टूटेगा। DK पांडे जी, आप तरफ से एक क्लोजिंग कमेंट, जो हालात हैं चीन के खिलाफ, जितनी तैयारियां चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, अकेला चीन क्या सरवाइव कर पाएगा इस परिस्थिति में? पहले ही अकेला पड़ा हुआ है और केवल मात्र उसका साथ देने को पाकिस्तान कहा जा सकता है। और पाकिस्तान भी क्यों साथ दे रहा है, क्योंकि FATF में अगर CSG समर्थन नहीं करता है तो उसको ब्लैकलिस्ट में जाने की बहुत संभावना है। 3 देशों को चाहिए ब्लैकलिस्ट में बचने से, तो वो खैर अलग मुद्दा है। मैं मुख्य मुद्दे पर आऊंगा, चीन पर। देखिए, हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है चाइना के साथ, LAC है, बहुत लंबी है जी। निश्चित रूप से अगर चाइना चाहे लद्दाख में, हम सोचें कि लद्दाख भी वो आक्रमण करेगा, तो वो जरूरी नहीं है। उसका उद्देश्य भारत को परेशान करना है, तो वो युद्ध उस क्षेत्र में भी करता है जहां पर की संभावनाएं उनके फेवर में हो। तो हमारी तैयारियां जो है उसी अनुरूप की जा रही हैं। हम कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करते कि कोई भी क्षेत्र हमसे बच जाए। कहावत है कि वी शुड नॉट प्लान टू फेल, बट वी शुड नॉट फेल टू प्लान। वो बहुत महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र दुबे जी, एक लाइन में अपना कमेंट भी, कि अभी चीन के सामने कोई रास्ता है क्या कि बैठे रहें आप लद्दाख में, और भारत जो रणनीति बनाएगा यकीनन ये बातचीत से हटकर होगी कुछ? चाइना के द्वारा जो भी अभी कोर्स ऑफ एक्शन दिख रहा है वो सिर्फ फेस सेविंग एक्सरसाइज है। चाइना को अगर जो युद्ध में कूदना होता तो बहुत पहले ये हो गया होता। और मैं बड़ा क्लियर कर दूं, 62 वाली आज स्थिति नहीं है, क्योंकि इंडिया ने जो इंडिया के ऊपर जो सबसे बड़ी एक लायबिलिटी थी, जो कश्मीर का जो इशू था, उसको भी रिजॉल्व किया है। तो कहीं ना कहीं जो आज की परिस्थितियां हैं वो सारे जो पहले की परिस्थितियां थी उनसे एकदम भिन्न है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र दुबे जी, आपका भी, DK पांडे जी आपका भी, राजेश आपका भी, रवि श्रीवास्तव आपका भी। लेकिन हालात चीन के अभी यही हैं कि चीन लद्दाख में परेशान है इस बात से कि यहां उसे टिकना भी नहीं आ रहा है, यहां से निकलना नहीं आ रहा है, और तो और जिस जंग का दावा करता है उसका शुरुआत कैसे की जाए, ऐसी ऊंची चोटियों पर इस पशोपेश में भी चीन फंसा हुआ है। लेकिन बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि चीन को यह तय करना पड़ेगा कि लद्दाख में आपको बैठे रहना है या यहां से निकलना है, क्योंकि भारत इंतजार नहीं करेगा अगले और